Okay, very good evening to all of you. Welcome to Learn Next Nursing. Yesterday we had seen NCLEX MCQ series class 1. Okay, so today we will see class 2 in continuation with MSN MCQs. ठीक है, वैसे ये mixed questions रहेंगे आपके NCLEX based questions, but start हमने MSN से किया है. ठीक है, later on we will go to other subjects also. And these questions will be very important to all of you for all the upcoming competitive exams. ओके सो स्टार्ट करते हैं. ओके आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. ड्यूरिंग द क्लाइंट्स मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू, नर्स क्या कर रही है, मेडिकल रिकॉर्ड रिव्यू कर रही है, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है पेशेंट का वो देख रही है. देन व्हाट कंडीशन कैन पुट द क्लाइंट एट रिस्क. क्या पूछा गया आपको, व्हाट कंडीशन कैन पुट द क्लाइंट एट रिस्क. कौन सी ऐसी चीज है जो पेशेंट को रिस्क पर डाल सकती है, किस चीज के रिस्क पे, फॉर डेवलपिंग हाइपोकेलेमिया. सीधी सी बात ये कही गई है कि एक नर्स है जो कि पेशेंट की फाइल देख रही है, उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स देख रही है. ठीक है, तो उसमें से ऐसी कौन सी कंडीशन नर्स को दिखेगी जो कि पेशेंट को हाइपोकेलेमिया कॉज कर सकती है. ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमको. हैज अ हिस्ट्री ऑफ एडिसन्स डिजीज, जो पेशेंट है उसको एडिसन्स डिजीज की हिस्ट्री है. पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक सक्शन शुरू है, डेट इज हमारा एनजी सक्शन जिसको बोलते हैं. पेशेंट बर्न का है, या फिर यूरिक एसिड लेवल जो है वो 10.2 mg पर डीएल है. ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे. देखिए, अगर हम बात करते हैं एडिसन्स डिजीज की, तो एडिसन्स डिजीज में क्या होता है. एडिसन्स डिजीज में होता है हाइपोसिक्रीशन. कहाँ से होता है ये हाइपोसिक्रीशन, दैट इज फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है, हाइपोसिक्रीशन होता है फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है, तो यहाँ पे है ना हमेशा क्या होगा ना, हाइपरकेलेमिया. ठीक है, ऐसे कंडीशन में हमेशा हाइपरकेलेमिया होगा. ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करते कुशिंग डिजीज की, अगर एडिसन्स डिजीज की जगह कुशिंग डिजीज दिया रहता तो क्या होता, हाइपोकेलेमिया. बट यहाँ क्या पूछा गया है, एडिसन्स डिजीज के, उसमें क्या होता है, हाइपोसिक्रीशंस फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, सो इट दिस कंडीशन विल लीड टू हाइपरकेलेमिया. देन नेजोगैस्ट्रिक सक्शन. ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग हो रही है तो ऑब्वियसली वहां पे हाइपोकेलेमिया होगा. ठीक है, ये तो हमारा आंसर हुआ नहीं. देन नेक्स्ट क्या दिया है, बर्न. ठीक है, बर्न में क्या होता है, बर्न विल लीड्स टू टिश्यू डैमेज. ठीक है, टिश्यू डैमेज होने की वजह से क्या होगा, जो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, वो कहाँ पे शिफ्ट होने लगेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. ठीक है, तो जिसके वजह से क्या होगा, अगेन क्या होगा, हाइपरकेलेमिया. क्यों, क्योंकि पोटेशियम बाहर आ गया है. ठीक है, यहाँ पे भी हमारा हाइपरकेलेमिया कंडीशन कॉज हो रही है बर्न में, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा. अगर यूरिक एसिड लेवल की बात करते हैं, इट नेवर रिलेट्स डायरेक्टली टू द पोटेशियम. ठीक है, यूरिक एसिड का पोटेशियम से डायरेक्टली कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं होता है. तो यहाँ जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेजोगैस्ट्रिक सक्शन. अब कैसे होगा, दैट इज ऑल्सो पॉइंट ना, कि नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग करने से पेशेंट को हाइपोकेलेमिया रिस्क होने के कैसे चांसेस है. दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन, क्योंकि ये रिसेंटली जो हमारा नॉर्सेट हुआ था, ठीक है, नॉर्सेट 6 अप्रैल 24 को 2024 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, सो इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो नेजोगैस्ट्रिक सक्शन में और क्या क्या कंडीशंस है जो हाइपोकेलेमिया कॉज कर सकती है. लाइक देखिए, अगर क्रॉनिक डायरिया है पेशेंट को, या फिर पेशेंट को एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, सो दिस ऑल विल कंडीशंस लीड्स टू हाइपोकेलेमिया. ठीक है, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, during the client's medical record review what condition can put the client at risk for developing hypokalemia. Yes, it is nasogastric suctioning. अगर एडिसन डिजीज की जगह पेशेंट को कुशिंग डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम या फिर कुशिंग डिजीज की हिस्ट्री होती तो हाइपोकेलेमिया होता पेशेंट को. बर्न में हमेशा हाइपरकेलेमिया होगा बिकॉज इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ शिफ्ट होता है. यूरिक एसिड लेवल जो है वो कभी भी डायरेक्टली हमारे पोटेशियम से रिलेट नहीं करता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन इंट्रावीनस डोज ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज प्रिस्क्राइब फॉर अ क्लाइंट विथ हाइपोकेलेमिया. ठीक है, हाइपोकेलेमिया है पेशेंट को, और क्या देने के लिए बोला है, केसीएल देना है आईवी से. ठीक है,
विच एक्शन ऑफ द नर्स, क्या पूछा गया है इसमें, विच एक्शन ऑफ द नर्स indicates a need for further teaching in the preparation and administration of potassium. See, IV पोटेशियम क्लोराइड हमको देना है, क्यों, क्योंकि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है, ठीक है। कौन सा ऐसा एक्शन नर्स करेगी जो ये इंडिकेट करेगा कि जो नर्स है उसको और टीचिंग की जरूरत है, किसके रिलेटेड, प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का प्रिपरेशन, कि वो डायरेक्ट देना है, सॉरी विदाउट डाइल्यूशन देना है या डाइल्यूट करके देना है, 500 ml में देना है, 10 ml में देना है, हाउ इट शुड बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम देना कैसे है, डायरेक्टली बोलस देना है या फिर इन्फ्यूजन पंप से लगाना है, एंड इफ अगर हमारी पीडियाट्रिक्स है तो सिरिंज पंप से स्टार्ट करना है, किस तरीके से इसको देना है, उसके ऊपर नर्स को और टीचिंग की जरूरत है, ऐसा कौन सा नर्स का एक्शन ये इंडिकेट करता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं हमको, एडमिनिस्टर पोटेशियम थ्रू आईवी बोलस, ठीक है, नर्स जो है वो पोटेशियम कैसे दे रही है, आईवी बोलस से। चेक इफ द लेबल ऑफ द बैग इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ द पोटेशियम इन द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन में वो पोटेशियम दे रही है तो उसमें कोई लेबल लगा हुआ है कि इस पर्टिकुलर, एग्जांपल ले लीजिए RL है, उसमें कितना पोटेशियम है, ठीक है, इस तरीके से कि भी पर्टिकुलर फ्लूइड जो है उसमें कितना पोटेशियम है। देन इन्फ्यूज पोटेशियम, यहाँ पे ना दो पॉइंट्स बनते हैं, चेक इफ द लेबल ऑफ द बैग इंडिकेट्स वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम इन द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में पोटेशियम कंटेंट कितना है, ठीक है। दूसरा चीज एक यहाँ पे ये भी बनता है कि अगर हम पोटेशियम की ड्रिप बनाते हैं एज इट इज एन हाई अलर्ट मेडिकेशन, तो क्या पोटेशियम का लेबल लगाया है कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर फ्लूइड इसमें जा रहा है इसमें हमने 5 ml या फिर 10 ml KCl भी पेशेंट के लिए ऐड किया है, तो जो लेबल है वो भी इंपॉर्टेंट है। देन इन्फ्यूज पोटेशियम थ्रू एन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन पंप, ठीक है, जो पोटेशियम नर्स दे रही है वो इन्फ्यूजन पंप से देगी। देन मॉनिटर यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग इन्फ्यूजन, जब इन्फ्यूजन चल रहा होगा तो नर्स यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करेगी। देखिए यहाँ पे मॉनिटरिंग यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग इन्फ्यूजन, ठीक है, ऐसा कोई एक्शन नहीं है जहाँ पे नर्स को फर्दर इंडिकेशन की जरूरत है, ठीक है। इन्फ्यूज पोटेशियम थ्रू इंट्रावीनस इन्फ्यूजन पंप, यस, कभी भी अगर हम पोटेशियम दे रहे हैं तो इट शुड बी गिवन स्लोली और इन्फ्यूजन पंप से ही देना है। चेक इफ द लेबल ऑफ द बैग इंडिकेट्स वॉल्यूम ऑफ द पोटेशियम, यस इट इज करेक्ट, जिस तरीके से हर एक मेडिसिन का एक्सपायरी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइक डेट हम कोई भी फ्लूइड दे रहे हैं तो उसमें पोटेशियम कंटेंट कितना है, ये हमारे नॉलेज के लिए एज वेल एज पेशेंट की सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लेबल चेक करना। दूसरा चीज, अगर हम पेशेंट को कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, स्पेशली जब हाई अलर्ट मेडिसिन दे रहे हैं और उसको एग्जाम्पल 100 ml NS में बना रहे हैं या फिर कंप्लीट पूरे 500 ml ड्रिप में बना रहे हैं, तो उसके ऊपर लेबल डालना बहुत जरूरी है कि हमने लेबल लगाया है कि नहीं, ठीक है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो द करेक्ट थिंग, यहाँ पे भी नर्स को फर्दर टीचिंग की जरूरत नहीं है, बट एडमिनिस्टर पोटेशियम थ्रू आईवी बोलस, ऑब्वियसली अगर हमने पोटेशियम को आईवी बोलस दिया तो वहां पे उस नर्स को फर्दर टीचिंग की जरूरत है। वाई, देखिए अगर हमने आईवी बोलस एडमिनिस्टर पोटेशियम को दे दिया तो क्या होगा, इट विल लीड्स टू कॉरोसिव एक्शन टू द वेन्स, वेन्स को ना वो कंप्लीटली बर्न कर देता है, ठीक है, ये तो है ही, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट कॉज कार्डियक अरेस्ट, अगर हमने पोटेशियम को फर्स्ट से फास्टली बोलस दे दिया तो पेशेंट कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट विच विल बी एन इमरजेंसी कंडीशन फॉर द पेशेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट डायग्नोज्ड विथ क्रॉन्स डिजीज, कौन सा डिजीज, क्रॉन्स डिजीज, हैज अ कैल्शियम लेवल ऑफ 7 mg per dl, that is 1.75 millimole per liter, which ECG pattern, which ECG pattern would the nurse monitor, ठीक है, आपको ECG के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, क्रॉन्स डिजीज का पेशेंट है जिसका कैल्शियम लेवल कितना दिया गया है हमको, 7 mg पर डीएल, ठीक है, हमारा नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है, दैट इज 8.6 टू 10.2 mg पर डीएल, कुछ पॉइंट से हमको सारे ही बुक्स में डिफर करता है, सॉरी, ओके, ठीक है,
7 mg पर डीएल, नॉर्मल कितना होता है हमारा 8.6 टू 10.2 mg पर डीएल। ठीक है, यहाँ पे 7 दिया गया है, मतलब पेशेंट की कंडीशन को क्या इंडिकेट करती है, हाइपोकैल्सेमिया। ठीक है, कैल्शियम क्या है, लो लेवल है। तो जब हाइपोकैल्सेमिया होता है तो ईसीजी चेंजेस कौन सा दिखेगा मॉनिटर में हमको, क्या ईसीजी चेंजेस दिखते हैं, देयर विल बी प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। ठीक है, क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल। अगर हम पीक्ड टी वेव की बात करते हैं तो ये हमको हमेशा किस में दिखता है, हाइपरकैलेमिया में, जिसको टॉल टी वेव भी कहा जाता है। प्रोमिनेंट यू वेव किस में दिखता है, हाइपोकैलेमिया में। और वाइडेंट टी वेव किस में दिखता है हमको, हाइपरकैल्सेमिया में। कौन से कंडीशन में, हाइपरकैल्सेमिया में। बट हमको कौन सा पूछा गया था, हाइपोकैल्सेमिया। ईसीजी चेंजेस एग्जाम के लिए जरूर पढ़ लेना, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी एग्जाम आप देंगे ईसीजी से क्वेश्चन आना ही है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आना ही है। कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ईसीजी चेंजेस कैसे होते हैं, कौन से वेरिएशन ईसीजी में आते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाएंगे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल, अगर हम बात कर रहे हैं हाइपोकैल्सेमिया की, तो हाइपोकैल्सेमिया में और क्या क्या होता है, सी प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल होगा। ठीक है, देन प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल, प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल भी होता है। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं हाइपरकैल्सेमिया की, तो हाइपरकैल्सेमिया में हमको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेगा ईसीजी चेंजेस में, देन शॉर्ट एसटी इंटरवल। सॉरी, इफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हाइपरकैल्सेमिया है तो हमको ईसीजी चेंजेस क्या देखने के लिए मिलते हैं, एक आता है हमारा शॉर्ट एसटी इंटरवल। ठीक है, और दूसरा क्या दिखता है हमको, वाइडेन टी वेव। ठीक है, हाइपोकैल्सेमिया में क्या क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल एंड प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल। हाइपरकैल्सेमिया में क्या दिखेगा, शॉर्ट एसटी इंटरवल एंड वाइडेन टी वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which client will most likely experience a serum sodium concentration of 127 milliequivalent per liter। ठीक है, यहाँ पे अगेन हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, which client will most likely experience serum sodium concentration of 127 milliequivalent per liter। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये कंडीशन क्या इंडिकेट करती है हमको, हाइपोनेट्रेमिया। देखिए बहुत इजी लगते हैं हमको ये क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं, बट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ईसीजी, ये सारे ना ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज होके आते हुए भी आंसर को गलत करके आते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है हमारा। सो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन 127 दैट इज हाइपोनेट्रेमिया है, तो ये हाइपोनेट्रेमिया कौन सी कंडीशन में यूजुअली होता है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, अगर पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम है, if patient is having hyperaldosteronism, if a client who is taking thiazide diuretics or a client who uses corticosteroids। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मल हमारा सोडियम कितना होता है, नॉर्मल सोडियम लेवल कितना होता है, जैसे सबको पता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब फर्स्ट क्या दिया गया है आपको, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू कुशिंग सिंड्रोम, यहाँ पे कभी भी हाइपरनेट्रेमिया होगा। ठीक है, हाइपर नेट्रेमिया, बट व्हाट वी हैड आस्क्ड इन द क्वेश्चन, हाइपोनेट्रेमिया। अगर हम बात करेंगे हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की, तो क्या हो गया, यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन का लेवल जो है, एल्डोस्टेरॉन लेवल बढ़ गया है। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन बढ़ गया है तो क्या होगा, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर एल्डोस्टेरॉन बढ़ गया है तो हमारा सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन है दैट विल आल्सो इंक्रीज, तो क्या होगा, अगेन इट इज हाइपर हाइपरनेट्रेमिया होगा यहाँ पे भी। तो कुशिंग सिंड्रोम भी हमारा आंसर नहीं होता, क्योंकि हाइपरनेट्रेमिया होता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में भी हाइपरनेट्रेमिया होता है। अगेन अ क्लाइंट हु यूजेस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मींस व्हाट,
एक्सोजेनियस कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का लेवल बढ़ जाता है, और अगर पेशेंट ऑलरेडी पेशेंट के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, स्टिल वो बाहर से भी स्टेरॉइड्स के ऊपर है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अगेन देयर विल बी हाइपरनेट्रेमिया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी अ क्लाइंट हु इज टेकिंग थाइजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है, जो पेशेंट जो कि थाइजाइड डायूरेटिक्स पे है, वो पेशेंट को क्या होगा, हाइपोनेट्रेमिया, ठीक है। अब क्लोराइड थायरोजाइड अगर पेशेंट ने ले लिया, ठीक है, थाइजाइड में हमारे कौन कौन से मेडिकेशंस आते हैं, एक आता है क्लोरथाइजाइड, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, दीज आर सेम ओनली, ठीक है। ये जो थाइजाइड डायूरेटिक्स होती है, ये क्या करते हैं, सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन, ठीक है, डायूरेटिक्स तो वैसे यूजुअली करते ही है, ठीक है। सो थाइजाइड डायूरेटिक्स पे पेशेंट है, सो व्हाट इट विल कॉज, हाइपोनेट्रेमिया। तो जो कंडीशन हमको क्वेश्चन में दी गई थी, दैट इज 127 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, वो हमको कौन से कंडीशन में दिखेगी या कौन से पेशेंट में दिखेगी, द पेशेंट हु इज टेकिंग थाइजाइड डायूरेटिक्स, जो कि सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करवाएगी, जिसके कारण वहां पे हाइपोनेट्रेमिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द नर्स रिव्यूड द क्लाइंट्स लैब रिजल्ट, ओके, नर्स ने क्लाइंट के लैब रिजल्ट्स को रिव्यू किया, द क्लाइंट सीरम फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फेट लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, was found to be at 1.8 mg per dl, ठीक है, 1.8 mg per dl level, what condition is most likely to cause the serum phosphorus level, कौन सी कंडीशन ऐसी है जो कि पेशेंट के फॉस्फोरस लेवल को कॉज कर रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये जो 1.8 mg हमको दिया गया है, पहले हम बात करेंगे नॉर्मल की, नॉर्मल फॉस्फोरस लेवल कितना होता है, 2.7 टू 4.5, 2.7 टू 4.5 mg पर dl, ठीक है। और अब हमारी कंडीशन क्या इंडिकेट करती है, हाइपोफॉस्फेटेमिया, क्यों, क्योंकि 1.8 दिया गया है, फॉस्फोरस का लेवल कम है, ठीक है। एक और चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा फॉस्फोरस होता है, दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, फॉस्फोरस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम, ठीक है। अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो फॉस्फोरस कम होगा, फॉस्फोरस बढ़ेगा तो कैल्शियम कम होगा, मींस ऑपोजिट होता है, ठीक है। फॉस्फोरस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैल्शियम, इट्स कैल्शियम, ओके, ठीक है। क्वेश्चंस में क्या दिया गया आपको ऑप्शन, हाइपोपैराथायराइडिज्म, किडनी फेलियर, मैल न्यूट्रिशन, या फिर ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ओके, हाइपोफॉस्फेटेमिया, ठीक है, हाइपोपैराथायराइडिज्म। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म की, हाइपोपैराथायराइडिज्म, पैराथायराइडिज्म क्या करता है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, अब उसका लेवल हाइपो हो गया है, ठीक है। अगर पेशेंट का हाइपोपैराथायराइडिज्म है, तो यहाँ पे जो कैल्शियम लेवल रहेगा वो कितना, कैसा रहेगा, डिक्रीज रहेगा। अगर हाइपोकैल्सेमिया है तो हाइपोपैराथायराइडिज्म क्या कॉज करेगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन पर हमको कौन सी कंडीशन देखनी है, हाइपोफॉस्फेटेमिया, सो हाइपोपैराथायराइडिज्म नहीं होगा, ठीक है। किडनी फेलियर, पेशेंट की जो किडनी है वो फेल हो गई है, ठीक है, किडनी फेल होने की वजह से क्या हो गया है, जो किडनी का परफ्यूजन है, रीनल परफ्यूजन है, वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, रीनल परफ्यूजन डिक्रीजेस, ठीक है। अब ये क्या कॉज कर रहा है, रीनल परफ्यूजन, इट मींस इंक्रीज फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस बाहर निकल नहीं पा रहा है और बॉडी के अंदर जमा हो रहा है, तो अगेन इट इज हाइपर फॉस्फेटेमिया की कंडीशन कॉज कर रहा है, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। देन मैल न्यूट्रिशन हम देखते हैं, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं, जो कि सभी को पता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या कॉज करता है, कीमोथेरेपी हम देते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में, सेल का ब्रेकडाउन होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, जिससे कि हाइपरकैलेमिया होगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा। सबको पता है कि इनसाइड द सेल्स कौन कौन क्या क्या रहता है, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो जब सेल ब्रेकडाउन होगा बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, इंट्रासेलुलर फ्लूइड बाहर की तरफ जाएगा, जिससे कि हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा,
ठीक है, तो अगेन यहाँ पर क्या हो गया, हाइपर हो गया, लेकिन हमको तो हाइपो चाहिए था। ठीक है, अब बात करेंगे हम मैल न्यूट्रिशन की, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया, बिकॉज इट इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन, पूछा गया वाला चीज है कि ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया। अब मैल न्यूट्रिशन के ऊपर देखते हैं। देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ना रीजंस है। ठीक है, देर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया। क्या क्या है, राइट इट डाउन। फर्स्ट इज लेस कंजप्शन ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, लेस कंजम्पशन ऑफ फॉस्फोरस। सेकेंड इज मैल न्यूट्रिशन, जो कि हमारे ऑप्शन में दिया गया है। देखिए हमको ना ऐसे ऐसे एमसीक्यूज, ऐसे ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देन कंटिन्यूअस स्टारवेशन पे है पेशेंट बहुत लॉन्ग टर्म से, या फिर पेशेंट क्या है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा था, हाइपरफॉस्फेटेमिया, तो उल्टा उसी का हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो क्या हो जाएगा, इट विल लीड्स टू हाइपोफॉस्फोटेमिया। आई हैव सम प्रॉब्लम विथ माय लैपटॉप गाइस, सो सॉरी। ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। और क्या होता है, अगर कोई पेशेंट एंटा एसिड्स पे है, ठीक है, एंटा एसिड विथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स एंटा एसिड जिसका कंटेंट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, एंटा एसिड विथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ हाइपोफॉस्फेटेमिया, दीज आर द सम मेन कॉजेज जो हाइपोफॉस्फेटेमिया को कॉज करते हैं। उसमें हमारा क्या क्या आता है, देखिए लेस कंजम्पशन ऑफ फॉस्फोरस, अगर पेशेंट ऑलरेडी कंजम्पशन ही कम कर रहा है, कंज्यूम कम कर रहा है, मैल न्यूट्रिशन है उसको, कंटिन्यू स्टारवेशन पे है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, या फिर एंटा एसिड विथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ओके, सो क्या पूछा गया था आपको, हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। यह हमेशा याद रखना, फास्फोरस और कैल्शियम अपोजिट है, अगर फास्फोरस बढ़ेगा तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम बढ़ेगा तो फास्फोरस कम होगा। आपको हाइपोफॉस्फेटेमिया की कंडीशन को ढूंढना था। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में कैल्शियम कम होता है, इट मींस वहां पे हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा, तो वो हमारा आंसर गलत हुआ। किडनी फेलियर में रीनल परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, फास्फोरस ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में स्टोर होने लगेगा, तो हाइपरफॉस्फेटेमिया होगा। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम सिंपल सी बात है कि पेशेंट को ट्यूमर है, अब उसको हमको तोड़ना है ट्यूमर को, तो हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी देंगे। कीमोथेरेपी देने से क्या होता है, ट्यूमर के सेल्स के साथ साथ हमारे नॉर्मल सेल्स भी ब्रेक डाउन होते हैं, जिसके कारण जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ चलेगा। सबको पता है कि इंट्रासेलुलर में क्या होता है, पोटेशियम भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है, दोनों के दोनों जब बाहर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, हाइपरकेलेमिया एंड हाइपर फॉस्फोटेमिया। ठीक है, तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपोकैल्सेमिया, अगर हाइपोकैल्सेमिया हो रहा है इट मींस व्हाट, हाइपरफॉस्फोटेमिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स रिव्यूज द मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द 4 क्लाइंट्स असाइन टू हर। एक नर्स को 4 पेशेंट्स दिए गए हैं और वो उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स को देख रही है। विच क्लाइंट हैज द हाइएस्ट रिस्क फॉर अ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ऐसा कौन सा पेशेंट होगा जिसको फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने के हाइएस्ट चांसेस होंगे, क्या होंगे, हाइएस्ट रिस्क फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, अ क्लाइंट विथ इलियोस्टमी, अ क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर, a client on long-term corticosteroid therapy, or a client with SIADH. What is our SIADH? Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone. What it is? Syndrome of inappropriate एंटीडायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, देखिए अ क्लाइंट विथ, ओके, अ क्लाइंट विथ SIADH से हम स्टार्ट करेंगे। SIADH में होता क्या है, व्हाट हैपेंस टू SIADH? ADH का है जो है हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, क्या है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा जो ADH है वो क्या होता है, इंक्रीज
विच विल लीड टू, क्या होता है एडीएच इंक्रीज होने से, वहां पे कौन सी कंडीशन हमको मिलेगी, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। भाई एडीएच बढ़ गया है तो सोडियम रिटेन होगा, सोडियम सॉरी सोडियम का रिटेंशन ज्यादा होगा तो वाटर का भी रिटेंशन ज्यादा होगा और वहां पे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अक्लाइंट ऑन, तो हमारा ये आंसर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कौन सी कंडीशन इंडिकेट करेगी। ठीक है, अक्लाइंट ऑन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी में क्या हो रहा है, सोडियम रिटेंशन होगा, क्यों होगा हाइपरनेट्रेमिया, क्यों, बिकॉज देयर विल बी सॉरी हमारा सोडियम एंड वाटर रिटेंशन अगेन यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड ऑलरेडी वी नो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी यानी कि कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन को ये बताता है जहाँ पे हमेशा क्या होता है, हाइपरनेट्रेमिया। ठीक है, हाइपरनेट्रेमिया इट मींस व्हाट, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर, सबको पता है हार्ट फेलियर के पेशेंट में हमेशा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता है, तभी तो पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हार्ट फेलियर की तरफ जाता है। ठीक है, अगेन दिस इज अ कंडीशन विच इंडिकेट फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एंड फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, दिस ऑल आर, दिस बोथ द टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए SIADH में क्या हो रहा था, एंटी डायूरेटिक का जो लेवल है वो बढ़ गया, जिसके कारण क्या होगा, सोडियम रिटेंशन ज्यादा होगा तो वाटर रिटेंशन भी ज्यादा होगा, जिसके कारण बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा। क्लाइंट ऑन लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, एज यू ऑल नो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है पेशेंट। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन को कॉज करेगा, कुशिंग सिंड्रोम को कॉज करेगा, जिसमें हमेशा हाइपरनेट्रेमिया होता है। क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर, वी ऑल नो कि पेशेंट का हार्ट फेल कब होता है, व्हेन पेशेंट इज हैविंग फ्लूइड ओवरलोड। देन आता है हमारा अ क्लाइंट विथ इलियोस्टमी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाई, बिकॉज इलियोस्टमी में क्या होता है, सी, बिकॉज पेशेंट को जब तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं आएगा वी नीड टू गिव आईवी थेरेपी। तीन चार रीजन है इसके, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलियोस्टमी में जब पेशेंट रहता है तो पेशेंट क्या है ना, एनबीएम रहेगा फर्स्ट थिंग स्टार्टिंग में। अब एनबीएम है तो एनबीएम के लिए हम क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स। अगर हमने इम्प्रॉपर इन एक्यूरेट प्रॉपर से कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है, इम्प्रॉपर आईवी फ्लूइड्स थेरेपी अगर हमने पेशेंट को दे दी तो क्या हो जाएगा, वहां पे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, जितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उतना नहीं दिया। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड वॉल्यूम नॉट गिवन, ठीक है, देन एक और क्या आता है हमारा, ड्रेनेज रिलीज मोर फ्लूइड लॉस। ठीक है, इलियोस्टमी हुआ है, आप सबको पता है इलियोस्टमी हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, जो ड्रेन है, ठीक है, जो ड्रेनेज रहेगा, ड्रेनेज विल बी मोर। ठीक है, अ क्लाइंट विद एन इलियोस्टमी, इलियोस्टमी वाले पेशेंट को क्या है ना, ड्रेनेज ज्यादा रहता है, तो क्या हो गया, फ्लूइड वॉल्यूम बाहर जा रहा है बॉडी के तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाएगा। पेशेंट एनबीएम रहता है ऑलरेडी तो मोरली कुछ दे नहीं सकते तो आईवी फ्लूइड थेरेपी देते हैं। आईवी फ्लूइड थेरेपी अगर हमने इम्प्रॉपर दी, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जितना चाहिए उस पेशेंट की बॉडी को उतना नहीं दिया, सो क्या हो जाएगा, पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है, ओके, सी, जो हमारा लर्न नेक्स्ट नर्सिंग है वो 10 जुलाई से आप लोगों के लिए नया कोर्स चालू कर रहा है। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी जो है वो आपकी 1 ईयर की रहने वाली है। ठीक है, इसमें ऑल इन वन कोर्सेज मिलेंगे। अब आपको ऑल इन वन कोर्सेज जो आपको लर्न नेक्स्ट नर्सिंग के प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे वो क्या रहेंगे, एक है नॉसेट 7, ठीक है, अपकमिंग एग्जाम जो कि सितंबर में होने वाली है, आरआरबी जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, एसजीपीजीआई जो कि 16 को है, देन एनवीएस, ओके, देन जिपमर, DMER एंड अपकमिंग DHS। ठीक है, सो ऑल दिस एग्जाम्स के लिए आपको ऑल इन वन कोर्स मिल रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, ओनली एंड ओनली लर्न एक्स नर्सिंग में। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिला जाएगा, क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपके मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे, डेली टेस्ट सीरीज होंगी जिसमें आपका लाइव रैंक बताया जाएगा, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स दैट इज नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी कवर किए जाएंगे, और लाइव प्लस रिकॉर्ड क्लासेस भी आप देख सकते हैं, एंड वैलिडिटी इज फॉर 1 ईयर। So all the students please hurry up. Okay, so which client is at risk for fluid volume excess? अभी हमने fluid volume deficit देखा था, अब आपको क्या क्वेश्चन किया गया कि कौन सा पेशेंट ऐसा है जो कि हाईएस्टली रिस्क पे है फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस पे।
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, द क्लाइंट विथ इंटरमीडिएट जीआई सक्शनिंग, जो पेशेंट है उसको इंटरमीडिएटली जीआई सक्शनिंग किया जा रहा है तो पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाएगा। देन द क्लाइंट हु इज ऑन डायूरेटिक्स एंड हैज स्किन टेंटिंग, ठीक है, स्किन टेंटिंग जो है वो दूसरा नाम किस चीज का है, स्किन टेंटिंग को हम और क्या बोलते हैं, पुअर स्किन टर्गर, स्किन टेंटिंग पुअर स्किन टर्गर के लिए यूज किया जाता है वर्ड। ओके, द क्लाइंट विद एन इलियोस्टमी फ्रॉम अ रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, पेशेंट की इलियोस्टमी एक रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, या फिर जो आपके पास पेशेंट है द क्लाइंट विद किडनी डिजीज डेवलप एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, पेशेंट डायबिटीज मेलाइटिस का था और उसको कॉम्प्लिकेशन हुआ है जिसमें उसकी किडनी खराब हो गई है बिकॉज ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। आपको चार कंडीशन दिए हैं कि एक पेशेंट को इंटरमिटेंटली बीच बीच में जीआई सक्शनिंग की जा रही है, ठीक है, देन जो क्लाइंट है वो डायूरेटिक्स पे है और उसका जो स्किन टर्गर है वो पुअर है, द क्लाइंट विद एन इलियोस्टमी, पेशेंट की इलियोस्टमी हुई है फ्रॉम अ रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, द क्लाइंट विद किडनी डिजीज डेवलप एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। देखिए, इंटरमिटेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्शनिंग से फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस नहीं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा। द क्लाइंट हु इज ऑन डायूरेटिक्स एंड हैज स्किन, डायूरेटिक्स पे है तो यूरिन ज्यादा पास आउट होगा और पुअर स्किन टर्गर होगी तो अगेन देयर विल बी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। द क्लाइंट विद एन इलियोस्टमी, इलियोस्टमी में आपको पता है कि ऑलरेडी वहां पे जो ड्रेनेज है वो ज्यादा रहता है, ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, पेशेंट ऑलरेडी एनबीएम भी रहेगा यहाँ पे, तो फ्लूइड वॉल्यूम क्या रहेगा यहाँ पे, डेफिसिट रहता है, इट नेवर बी एक्सेस, ठीक है। देन जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द क्लाइंट विद द किडनी डिजीज डेवलप कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस, यस किडनी डिजीज हो गया है पेशेंट को, ठीक है, अब किडनी डिजीज, द क्लाइंट विद किडनी डिजीज डेवलप एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस। अब देखिए पेशेंट को क्या था, डायबिटीज मेलाइटिस था, अब उसको सीकेडी हो गया, सीकेडी बोलो या फिर अपना सादा किडनी डिजीज बोलो, ठीक है, पेशेंट की किडनी डिजीज हो गई है, ठीक है, जिसके वजह से क्या हो गया है, जो किडनी का रीनल परफ्यूजन है, ठीक है, हमारे किडनी का जो रीनल परफ्यूजन है दैट आल्सो डिक्रीजेस। उसके बाद में जो हमारी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो हम करते हैं वो भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अगर डिक्रीज हो गया तो जो यूरिन आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा, अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया तो बॉडी में फ्लूइड रहने लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस दैट इज किडनी डिजीज व्हिच विल कॉज रीनल परफ्यूजन डिक्रीजेस, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विल डिक्रीजेस, यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा और फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस जो है वो पेशेंट में हमको दिखाई देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, इम्यूनोसप्रेशन, क्या पूछा गया, इम्यूनोसप्रेशन, इम्यूनोसप्रेशन मतलब क्या, पेशेंट की वीक इम्यूनिटी है, is noted in the client which WBC value would cause the nurse, sorry this is nurse to consider using neutropenic precautions, ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट को है ये पता चल चुका है, विच WBC वैल्यू वुड कॉज द नर्स टू कंसिडर यूजिंग न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस, ठीक है, न्यूट्रोपेनिया का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, न्यूट्रोपेनिया इज जो WBC लेवल है वो हमारे कम हो चुके हैं, ठीक है, अगर WBC लेवल कम हो गए हैं तो हमको न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि पेशेंट की जो इम्यूनिटी वो वीक हो गई है तो वो इम्यूनिटी ऐसी हो गई है कि वहां पे इन्फेक्शन बहुत इजीली आ सकता है, पेशेंट को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव है पेशेंट, तो कौन सी वैल्यू ये बताएगी कि पेशेंट को न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन की जरूरत है, दैट इज 2000 mm पर क्यूब, 5800, 8400 और 9500, ठीक है, ये जो यहाँ पे 109 पर लीटर दिया गया है दैट इज 10⁻⁻9, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे सो सेम इट विल बी दैट 9500 पर mm³ ठीक है, अगर हम नॉर्मल WBCs की बात करते हैं तो कितना होता है, व्हाट इज द नॉर्मल WBCs लेवल, हमारा कितना होता है 4.5 K टू 11 K, ठीक है, 11,000 दैट इज पर MM³, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसी कौन सी कंडीशन है कि न्यूट्रोपेनिया होगा, WBCs काउंट कम हो जाएंगे, देखिए 9500 अगेन इट इज इन द नॉर्मल रेंज, 8400 ऑल्सो इन नॉर्मल रेंज, 5800 MM³ इज ऑल्सो इन नॉर्मल रेंज, बट ये जो हमारा 2000 है ये 4.5 से कम है, ठीक है, विच इंडिकेट्स हमारा न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस, यहाँ पे पेशेंट को न्यूट्रोपेनिक्स देने, न्यूट्रोपेनिक
न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस हमको देने की जरूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अंडरगोइंग एब्डोमिनल पेरिनियल एक्सीजन, क्या गया है आपको, आफ्टर अंडरगोइंग एब्डोमिनल पेरिनियल एक्सीजन फॉर अ कोलोन ट्यूमर, एक पेशेंट था जिसको कोलोन ट्यूमर था, तो वहां पे ना उन्होंने एक्सीजन ऑफ कोलोन ट्यूमर किया गया था। देखिए दो वर्ड हमेशा याद रखिएगा, एक होता है इंसीजन, ठीक है, और इंसीजन में क्या होता है, कट लगा के एक बायोप्सी का टुकड़ा निकालते हैं, ठीक है, सिंपली बायोप्सी यहाँ से कलेक्ट किया जाता है। और एक होता है हमारा एक्सीजन, ठीक है, एक्सीजन में क्या करते हैं, कंप्लीट ट्यूमर रिमूवल। तो इस कंडीशन में देखो, आफ्टर अंडरगोइंग एब्डोमिनल पेरिनल एक्सीजन ऑफ अ कोलोन ट्यूमर, जो कोलोन की ट्यूमर थी वो पूरी तरीके से निकाल दी है। अ 55-year-old मेल पेशेंट इज एडमिटेड फॉर द कोलोस्टमी प्लेसमेंट, 55 ईयर के जो मेल पेशेंट है वो एडमिट क्यों हुए हैं, कोलोस्टमी प्लेसमेंट, कोलोस्टमी कराने के लिए। द नर्स विल इवेलुएट द न्यूली इंसर्टेड कोलोस्टमी, जो नर्स है वो न्यूली इंसर्टेड कोलोस्टमी को असेस करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इंडिकेट्स अ फंक्शनल कोलोस्टमी, ऐसा कौन सा असेसमेंट है जो ये इंडिकेट करेगा कि जो पेशेंट की कोलोस्टमी है वो फंक्शनल है, फंक्शनिंग में है, अच्छे से फंक्शन कर रही है। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए गए हमको, एब्सेंट बाउल साउंड्स अपॉन ऑस्कल्टेशन, जब हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो बॉवल साउंड्स हमको नहीं मिलेंगे। ब्लडी ड्रेनेज कमिंग ऑफ द कोलोस्टमी ड्रेनेज, ब्लड के ड्रेनेज आएगा फ्रॉम द कोलोस्टमी, प्रेजेंस ऑफ फ्लेटस गैसेस प्रेजेंट रहेंगी, या फिर क्लाइंट्स फूड टॉलरेंस, क्लाइंट जो है वो फूड टॉलरेट अच्छे से करेगा। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें, जो पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारा पेरिस्टाइलसिस मूवमेंट होता है वो हमेशा सर्जरी के बाद कितने टाइम में आता है, विद इन 72 आवर्स, ठीक है, विद इन 72 आवर्स। ओके, देखिए एब्सेंट बॉवल साउंड्स अपॉन ऑस्कल्टेशन, ऑब्वियसली इट विल बी ब्लडी ड्रेनेज कम आउट ऑफ द कोलेस्ट्रल ड्रेनेज, ये भी नहीं होगा, एंड क्लाइंट्स फूड टॉलरेंस भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट जो है वो एनबीएम रहेगा। प्रेजेंस ऑफ फ्लेटस, प्रेजेंस ऑफ फ्लेटस क्या इंडिकेट करेगा, दीज आर द कंफर्मेटरी साइन फॉर द फंक्शनल कोलोस्टमी, ठीक है। अब इसमें और एक साइन आता है, वो क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। सी प्रेजेंस ऑफ फ्लेटस and Founsbury. What? Confirmatory signs of functional colostomy, ठीक है, क्लियर है। कोलोस्टमी का पेशेंट अगर है, देखिए आपको ये कोलोस्टमी के ऊपर कितना घुमा के क्वेश्चन था, कोलोस्टमी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एंड कोलोस्टमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, प्रोसीजर वाले क्वेश्चंस पे हमको आएगा ही। कोलोस्टमी का केयर हम करते हैं, उसका स्टोमा जो होता है वो कौन से टाइप का है, उसका नॉर्मल कलर क्या है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टोमा के, ये सब पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ फ्लेटस क्या इंडिकेट करेगा, दैट जो हमारा कोलोस्टमी है वो वर्क कर रहा है अच्छे से, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स ऑब्जर्व द स्टोमा टू बी रेड एंड एडिमेटस, नर्स ने देखा कि जो स्टोमा है वो क्या हो चुका है, रेड है और एडिमेटस हो गया है, ठीक है, स्वेलिंग वहां पे जो है वो आ गई है स्टोमा में। ओके, देन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग व्हाट शुड द नर्स डू, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग, उसने जो देखा उसके देखने के बाद में नर्स क्या करेगी, इमीडिएटली उस स्टोमा के ऊपर में नर्स जो है वो आइस अप्लाई करेगी, उस फाइंडिंग को रिकॉर्ड करेगी, एलिवेट करेगी क्लाइंट्स के बटक्स को, एंड नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। देखिए जो स्टोमा होता है, स्पेशली जो स्टार्टिंग में स्टोमा होता है, ठीक है, जो कि रेड एंड एडिमेटस होता है, दैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है, अ बेटर सर्कुलेशन, कि वहां पे जो स्टोमा का एरिया है वहां पे सर्कुलेशन क्या हो रहा है, प्रॉपरली जो है सर्कुलेशन। सी, extremely sorry students, what it indicates, it indicates that patient is having a better circulation. Okay,
अब बेटर सर्कुलेशन अगर है तो फिर नर्स ऐसे कंडीशन में क्या करेगी? इमीडिएटली अप्लाई आइस करेगी? जरूरत ही नहीं है। क्लाइंट्स के बटक्स को भी एलिवेट करने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी बताने की जरूरत नहीं है। शी विल सिंपली रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स। व्हाई? बिकॉज इट इंडिकेट्स अ बेटर सर्कुलेशन। सबसे पहले क्या होता है ना, जो हमारा स्टोमा है, ठीक है, वो थोड़ा सा हमको एडिमेटस दिखेगा ही, ठीक है, थोड़ा सा जो है ना वो स्टोमा एडिमेटस रहता है। प्रीवियस सबसे पहले इसका कलर रेड होता है एंड देन स्लाइटली कुछ दिनों बाद में जो स्टोमा रहेगा वो पिंक कलर का दिखने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स मस्ट बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो कि नर्स ने डॉक्टर को इमीडिएटली बताना चाहिए? बिफी रेड एंड शाइनी स्टोमा, बिफी रेड है और शाइनी कलर का स्टोमा है। एक्सकोरिएशन ऑफ द स्किन अराउंड द स्टोमा, इट मीन स्किन पीलिंग, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। जो स्टोमा के अराउंड की स्किन है वो थोड़ी सी पीलिंग होने लगेगी, ठीक है, स्किन पीलिंग ऑफ द सॉरी स्किन पीलिंग अराउंड द स्टोमा। देन अ फॉर्म्ड स्टूल इन द ऑस्टमी, कभी कभी जब हम ऑस्टमी का बैग हटा देते हैं कोलोस्टमी का तो वहां पे स्टूल फॉर्म होता है, ठीक है, सेमी फॉर्म स्टूल इन द ऑस्टमी एंड द स्टोमा इज पर्पल इन अपीयरेंस। देखिए बीफी रेड एंड शाइनी स्टोमा क्या इंडिकेट करता है कि प्रॉपर सर्कुलेशन हो रहा है? एक्सकोरिएशन ऑफ स्किन, यस इट शुड बी ट्रीटेबल, इट शुड ट्रीट, ये कंडीशन को ट्रीट करना चाहिए। सेमी फॉर्म स्टूल इन द ऑस्टमी, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल थिंग, क्योंकि अगर स्टोमा से मोशन पास किया तो कभी कभी उसके जो आजू बाजू की लेयर्स होती है वहां पे स्टूल जम जाता है। द स्टोमा इज पर्पल इन अपीयरेंस, ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, जहां पे आप नोटिफाई करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। वाई? बिकॉज इट इंडिकेट्स पुअर सर्कुलेशन। मैंने अभी आपको बताया था कि एडिमेटस है, रेड कलर का है, तो क्या हो रहा है? प्रॉपर सर्कुलेशन है, एडिक्वेट सर्कुलेशन जो पर्टिकुलरली स्टोमा को मिलना चाहिए वो हो रहा है। बट इफ द स्टोमा इज पर्पल इन अपीयरेंस, ब्लू, ब्लैक, देन व्हाट इट इंडिकेट्स? पुअर सर्कुलेशन, ठीक है। कौन कौन से कलर में देखिए, एक होता है हमारा डार्क ब्लू, एक होता है पर्पल और एक होता है ब्लैक। ये क्या इंडिकेट करते हैं हमारे स्टोमा को? पुअर सर्कुलेशन, ठीक है। सो द स्टोमा इज पर्पल इन अपीयरेंस, देन यू नीड टू इन्फॉर्म टू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। Okay, our last question. A nosocomial infection, that is our hospital acquired infection of methicillin resistant staphylococcus aureus, that is MRSA, was detected in the client. ठीक है, MRSA पॉजिटिव का पेशेंट आपके पास है, who has been put on contact precaution. आप सबको पता है कि जो MRSA है उसके लिए हम कौन सा प्रिकॉशन यूज करते हैं? दैट इज कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन एज अ रिजल्ट ऑफ MRSA. What protective equipment should a nurse prepare before providing colostomy care? Again, this question is on colostomy care. आप कौन सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करेंगे जब बिफोर प्रोवाइडिंग कोलोस्टमी केयर? ठीक है, कोलोस्टमी केयर करने के पहले आप खुद के लिए कौन से प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज करेंगे, कौन सा पीपीई वेयर करेंगे जब आप मेथिसिलिन MRSA पॉजिटिव पेशेंट को कोलोस्टमी केयर देंगे? आप ग्लव्स एंड गाउन्स पहनेंगे, ग्लव्स एंड गॉगल पहनेंगे, ग्लव्स गाउन एंड शू प्रोटेक्टर्स पहनेंगे, या फिर ग्लव गाउन गॉगल्स एंड मास्क ऑफ फेस शील्ड पहनेंगे? सी, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ग्लव्स गाउन्स गॉगल्स एंड अ मास्क, या फिर आपका फेस शील्ड। क्यों होगा? लेट्स सी। देखिए, कोलोस्टमी हो रही है, आप कोलोस्टमी केयर दे रहे हैं, वो भी कौन से पेशेंट को? जो कि MRSA पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे कोलोस्टमी केयर में आप लोग और क्या करते हैं? कोलोस्टमी इरिगेशन भी करते हैं, ठीक है। तो कोलोस्टमी इरिगेशन में चांसेस है कि फ्लूइड स्प्लैश हो सकता है, ठीक है, फ्लूइड स्प्लैश हो सकता है, कैन कम टू कॉन्टैक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन, कैन कॉन्टैक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन ओनली फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोलोस्टमी केयर नहीं होता ऑप्शन में, इफ आपके ऑप्शन में कोलोस्टमी केयर नहीं होता तो आपका आंसर क्या होता यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होता? दैट इज ग्लव्स एंड गाउन,
ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होता है ग्लव्स एंड गाउन। बट यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, कोलोस्टमी केयर। ठीक है, कोलोस्टमी केयर आप कर रहे हैं जिसमें इरिगेशन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, फ्लूइड स्प्लैश हो सकता है, कैन कॉन्टेक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, इसीलिए आपको ग्लव क्या क्या पहनना पड़ेगा, ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, गाउन पहनना पड़ेगा, गॉगल्स पहनना पड़ेगा, एंड अ मास्क और द face shield. This all you need to wear if you are providing a colostomy care of a patient with MRSA positive. Okay, so the correct answer is gloves, gown, goggle, and a mask or face shield. Okay, so thank you, dear students. I hope you will like the video and this video will be helpful for all of you.